यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखने जा रहे हैं जो जेन 25 के लिए एमटीपी है। कॉस्ट का कोई बच्चा नहीं देखा है तो कॉस्टिंग का हमने एमटीपी कर लिया है 1 and 2 बोथ। ठीक, सेकेंड एमटीपी में छोटी सी एक मिस्टेक थी, मैंने आपको नोट कराई थी ये बात। दूसरा, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो ये है एमटीपी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कब हुआ था पेपर? सीरीज 1 है 23 नवंबर को। चलो, तो ये एमटीपी 1 है, अभी एमटीपी 1 है तो कल एमटीपी 2 कर लेंगे। चलो आपको पता ही है 50 मार्क्स का पेपर है, 15 नंबर का आएगा एमसीक्यू एंड 35 मार्क्स का आएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर है, करेक्ट। अब एमटीपी डिस्कशन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है केस स्टडी सिनेरियो एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 नंबर ईच। ये जितने भी चीजें हैं पढ़ लेना आप, उतनी रिलेवेंट नहीं है, समझा देता हूं शॉर्टकट में। कोई कंपनी है, मिनी बस में मैन्युफैक्चरिंग करती है, अंत में कहानी यहां से शुरू होता है जो आपकी जरूरत का है, ऊपर का कहानी आप पढ़ लेना। कंपनी को फंड चाहिए, ठीक। ये कौन से चैप्टर से आया? कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने एक चैप्टर पढ़ी, एक टॉपिक पढ़ा है ना, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया है आपको। कौन से टॉपिक में? ईबीआईटी, ईपीएस एंड एमपीएस एनालिसिस। याद आ रहा है कुछ? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3,12,50,000 चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक। एंड इस इन्वेस्टमेंट से हम कितना पीबीआईटी कमाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो ये है 37,50,000। कंपनी पे टैक्स रेट कितना है? 40%, करेक्ट। और ये पूछा हुआ एमसीक्यू। 3 प्लान है इतना पैसा रेज करने का, 3,12,50,000। नंबर 1, आप 31,25,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर दो 10 रुपीज ईच का। फर्स्ट प्लान क्या है? इक्विटी शेयर। सेकेंड प्लान इतना इक्विटी शेयर 10 रुपीज का इश्यू करो तो 1,56,25,000 आ जाएगा इक्विटी से। एंड बैलेंस जो है आप लेके आओ डिबेंचर से। डिबेंचर से अगर पैसे लेके आते हैं तो डिबेंचर 9% का है, उस पर इंटरेस्ट भी जाएगा, ठीक। अब इस केस में इक्विटी शेयर हो गए 15,62,500। थर्ड केस है इतना इक्विटी शेयर इश्यू करो 10 का एंड साथ ही में बैलेंस पैसा किससे लेके आना है? इतना प्रीफरेंस शेयर इश्यू करके, ठीक। 100 का प्रीफरेंस शेयर में प्रीफरेंस डिविडेंड जाएगा। तो थर्ड केस दे रखा है आपको इक्विटी से या फिर 10% प्रेफरेंस से। पूछा क्या है? व्हाट इज द ईपीएस अंडर प्लान 1? प्लान 1 का ईपीएस बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा। 37,50,000 ये है पीबीआईटी, करेक्ट। इंटरेस्ट कुछ होगा क्या? सर प्लान 1 में इक्विटी से पैसा लेके आ रहे हैं, देयर इज नो इंटरेस्ट, तो यही आ जाएगा पीबीटी। पीबीटी सिमिलरली टैक्स कितना परसेंट है? तो सर 40% है, इसका 40% घटा दोगे तो ये आएगा पैट, करेक्ट। 37,50,000 का 40% घटाओगे तो 60% पैट बचेगा, 22,50,000, करेक्ट। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड तो देने नहीं, तो यही हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ईपीएस पूछा है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा ईपीएस के लिए। ये रहा पैट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो यहाँ पे 31,25,000 था इस केस में, 0.72 कहीं पे आंसर है, तो ये रहा। इतना ना करके ये मैं समझा रहा हूं, आप इक्वेशन मेथड से फटाक से डाल के निकाल सकते हैं। कैसे? पीबीआईटी ये याद आ रहा है, माइनस इंटरेस्ट 1 - टी
माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये कुछ है नहीं ये भी कुछ है नहीं, तो सीधा पीबीआईटी 1 माइनस टी 0.6 डिवाइड बाई 31,25,000, बस ये याद रहेगा। मैं ये समझाने के लिए टेबुलर फॉर्म में किया, करना है थोड़ा फास्ट में, ऐसे है आपको। सेकेंड पूछा है व्हाट इज द ईपीएस अंडर प्लान 2। प्लान 2 में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट घटेगा, ठीक, 1,56,25,000 का 9%, 14,06,250, तो पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटेगा, फिर टैक्स घटा के पैट निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। इस केस में नंबर ऑफ शेयर आधा इक्विटी से लेके आए, नंबर ऑफ शेयर हो गया 50,62,500। टिक करा देता हूँ, बहुत बेसिक है ये देखो, इंटरेस्ट घटाया पीबीटी, टैक्स घटाया पैट, इस केस में शेयर इतने हैं, ये आ गया ईपीएस। थर्ड में पूछा है ईपीएस बताइए प्लान 3 में। प्लान 3 में इक्विटी से लेके आ रहे हैं, साथ ही में 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से। प्रीफरेंस शेयर पे क्या देना होता है, प्रीफरेंस डिविडेंड। ये कब देते हैं सर, ये देते हैं हम, बताओ फटाफट से, आफ्टर पैट। इक्वेशन में भी सीधा डाल के निकाल सकते हैं, 37,50,000, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, 1 माइनस टी ए माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, बताओ 1,56,25,000 का 10% करोगे 15,62,500 आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। इस केस में भी शेयर कितना है, ये रहा, करो। ये रहा, पूछ रहा है ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट बताइए। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा पीबीआईटी या ईबीआईटी भी बोल सकते हैं जहां पे दोनों ही प्लान में, कौन सा प्लान, 1 और 2 में ईपीएस सेम हो। ईपीएस अंडर प्लान 1 इज इक्वल टू ईपीएस अंडर प्लान 2, ठीक। पीबीआईटी को मान लो एक्स, प्लान 1 में इंटरेस्ट वगैरह कुछ था नहीं, सीधा टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्लान 2 में पीबीआईटी को मान लो एक्स, इसमें इंटरेस्ट था, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बताओ, इससे ये 2 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो, यही होगा आपका ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट, ठीक। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब 1 और 3 का बोल रहा है, तो ईपीएस अंडर प्लान 1 इज इक्वल टू ईपीएस अंडर प्लान 3 करके निकाल लोगे, सेम। इतना बेसिक क्या पढ़ाना आपको, ये रहा। चलिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, फाइनेंशियल लिवरेज 3 है। पूछ रहा है अगर सेल इंक्रीज हुआ 5% से तो ईपीएस कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। कंबाइंड लिवरेज बताता है, कंबाइंड लिवरेज निकालोगे, दिस इंटू दिस 6। बताओ, सेल 5% से इंक्रीज हो रहा है तो पता है ईपीएस 5 6 30% से इंक्रीज होगा। कैसे हमने निकाला सर, कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। ये 6 हमें पता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमें निकालना है, और सेल में 5% चेंज पता है, 6 5 30, 30% से ईपीएस इंक्रीज होगा। ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। पूछा क्या है, एनुअल कॉस्ट सेविंग दिया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। लाइफ दिया है 10% आईआरआर। आईआरआर ऐसा रेट है जहां पे एनपीवी 0 आता है, करेक्ट, पढ़ा है आपने ये बात। सेल्वेज वैल्यू 0 है। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर दिया है 15%, 15% 4 ईयर्स, ये रहा, ठीक। अपन द इंफॉर्मेशन, अपन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन पेबैक पीरियड निकालिए। देखो यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ी है, पेबैक पीरियड निकालने के लिए ये जो वैल्यू दिया है ना, ये गड़बड़ दिया है, पर सॉल्यूशन में ठीक किया है। देखो सॉल्यूशन में ठीक लिया है, क्यों सर, जो आईआरआर का रेट है यहीं से क्वेश्चन ब्रेक होता है। कैसे, आईआरआर में एनपीवी 0 होता है, एनपीवी निकलता कैसे है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इनटू आईआरआर पे
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू 0, तो इससे आउटफ्लो निकल जाता। बताओ कितना आता, 1,80,000 इंटू 3.79, करेक्ट, 6,82,200। अब निकालना था पेबैक पीरियड, हर एक साल का कैश फ्लो सेम है, डिवाइड कर देते यूनिफॉर्म कैश फ्लो वाले कंसेप्ट से आ जाता। तो ये थोड़ी गड़बड़ दिया है, ये 10% एंड 5 ईयर होना चाहिए। 100% जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर उसी रेट का उसी साल का देगा जो साल का लाइफ प्रोजेक्ट का है और जितना IRR का डिस्काउंट फैक्टर, ठीक। मोदिग्लानी एंड मिलर डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी। मोदिग्लानी एंड मिलर का डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी क्या बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन शेयर प्राइस को इंपैक्ट नहीं करता, वैल्यू ऑफ फर्म को इंपैक्ट नहीं करता, ठीक। कंपनी हैज 1 लाख टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, ये डिविडेंड देना है कंपनी को। अब डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी कहता है चाहे आप डिविडेंड दो या ना दो, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा, यही कहता है मोदिग्लानी एंड मिलर। पूछा है आप बताइए इनमें से इफ इट चूजेज टू रिटेन अर्निंग इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड ना देके रिटेन अर्निंग अपने पास रखती है, व्हाट हैपन टू शेयर होल्डर वेल्थ, नो चेंज। शेयर होल्डर वेल्थ में कोई भी चेंज नहीं आएगा चाहे आप डिविडेंड दो या ना दो। कौन सा है, ये रहा, रिमेन्स अनचेंज बिकॉज डिपेंड अपॉन अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कमाने के क्षमता पे, डिस्ट्रीब्यूट करने के क्षमता पे नहीं। अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो मेरे समझाने लायक है जो थर्ड क्वेश्चन है, तो फटाफट और सारे क्वेश्चन को टेक ओवर करते हैं। ABC मिडिल साइज कंपनी है, मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट, सेल्स दिया हुआ है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व सफिशिएंट वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है 50% ऑफ सेल, तो 1 लाख का हो गया। फिक्स कॉस्ट भी दिया है, सेल लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, PBIT आता है, करेक्ट, ये भी दे रखा है। और इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट घटाओगे तो PBT आ जाएगा। पूछा क्या है, कंपनी इज करेंटली प्लानिंग टू लॉन्च न्यू मार्केटिंग कैंपेन टू बूस्ट सेल बाय 10%, हम सेल को 10% बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। एज द फाइनेंशियल एनालिस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंबाइंड लिवरेज। अभी कंबाइंड लिवरेज जरा बताना सर, ये निकलता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई PBT से, ये सारा डेटा दिया हुआ है। देखो सेल 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे ये आएगा, फिक्स कॉस्ट घटाओगे PBIT आएगा, इंटरेस्ट घटाओगे PBT आएगा, और ये आ गया आपका कंबाइंड लिवरेज। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इम्पैक्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन सेल, इलिस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन सेल यूजिंग कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज कितना है 2 आया है ना, कंबाइंड लिवरेज 2। कंबाइंड लिवरेज का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल इज इक्वल टू 2। बताओ सेल में 10% अगर चेंज आता है तो EPS में पता है 10 इंटू 2 20% चेंज आएगा। इसका मतलब है अगर सेल 10% से चेंज होता है, हम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं ना 10% से चेंज करने के लिए, 10% से सेल इंक्रीज होता है तो पता है EPS 20% से इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में EPS नहीं था, PBT तक ही था। ठीक, तो हम लिख देंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 10% से इंक्रीज होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये रहा, बुक वैल्यू दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर का, इक्विटी है 12% प्रेफरेंस है, 10% डिवेंचर है। इक्विटी करेंटली ट्रेडेड एट अ करेंट प्राइस है, ये इक्विटी का P0 100। कंपनी एक्सपेक्ट टू पे डिविडेंड D1 है नेक्स्ट ईयर विथ अ ग्रोथ रेट परपेचुअल, ये G का वैल्यू है 5%। इससे क्या KE निकल जाएगा 100%। KE का फॉर्मूला क्या है, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है और कुछ दिया नहीं, अब रिक्वायरमेंट पूछा तो कॉर्पोरेट टैक्स से KDT आ जाएगा। कैसे,
ये 10% है सर, आफ्टर टैक्स कर देंगे तो 6.5% आएगा। हमारे केस में इसका तो प्राइस नहीं दिया है, जब प्राइस नहीं दिया होता है तो हम जो भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है प्रेफरेंस डिविडेंड के बराबर ही ले लेते हैं, 12%। ठीक, आ गया। पूछा क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो बेस्ड ऑन अ करेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ये दे जो रखा है। ठीक, तो ये इसका वेट ले लो, कॉस्ट निकल जाएगा। ये बिना बनाए करना है आपको, ठीक है, बना रखा है, आप बना के भी कर सकते हैं, बिना बनाए भी कर सकते हैं। क्योंकि पूछा था कंबाइंड लिवरेज को यूज करके बताओ, तो हमें कंबाइंड लिवरेज के इक्वेशन से बताना चाहिए था ना। ठीक, ऐसे तो 10% इंक्रीज करके फिर वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा, कर ही सकते हैं। लेकिन हमें पूछा था कंबाइंड लिवरेज को यूज करके बताओ, तो ज्यादा बेहतर अप्रोच है जो मैंने करवाया था। कर ऐसे भी सकते हैं। हाँ, ये रहा कैपिटल, ये रहा वेट। चलो, डिबेंचर का निकाल लिया था, केपी उतना ही रहेगा, ये देखो D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100 आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ कंपनी रेज एडिशनल 5 लाख डेट बाय यूजिंग 12% डिबेंचर। अब ये जो 12% डिबेंचर है, इसका कॉस्ट कितना होगा सर? 12% 1 माइनस 0.35, 7.8%, करेक्ट। तो एक नया आ गया, अब दो टाइप का, एक डिबेंचर है 12%, एक डिबेंचर है 10%, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी, चार टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर में आ गए। ठीक, लेकिन डेट यूज करने की वजह से कई बार इक्विटी का कॉस्ट चेंज होता है, फॉर्म ज्यादा लिबर्ड हो जाए, फॉर्म में ज्यादा डेट कैपिटल यूज करोगे तो इक्विटी के कॉस्ट में भी चेंजेस आते हैं, इक्विटी के कॉस्ट इंक्रीज होता है। ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में सारी कहानी पढ़ी है। चलो, यहाँ पे उतना नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ निकालना है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड अब D1 हो जाएगा 7, ग्रोथ रेट 5, एंड जो प्राइस लेना है वो 90। तो फिर से के निकालोगे, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100, तो नया के आएगा, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट आएगा। देखो, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100, ये नए वाले डिबेंचर का। अब चार टाइप की चीज हो गए, 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। वेट ले लोगे, आराम से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से। ये क्वेश्चन पास्ट में भी एक बार आ चुका है। क्वेश्चन तो है आसान, पास्ट में एमटीपी पे आया हुआ है। पास्ट के एमटीपी देखो, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो 3 साल पहले आया था। क्वेश्चन है आसान। आपने जब मुझसे पढ़ा होगा, तो मैं हमेशा जब किसी चीज की वैल्यू निकालता हूं तो यही बोलता हूं कि किसी भी चीज की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उससे होने वाली जो भी कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। हमने डिविडेंड वैल्यूएशन में भी यही कंसेप्ट किया, बॉन्ड वैल्यूएशन में भी यही कंसेप्ट लगाया इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, है कि नहीं? डिविडेंड का सारा प्रेजेंट वैल्यू करते थे, बॉन्ड में क्या आता है, इंटरेस्ट और लास्ट में रिडीम्शन वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू करते थे। कहने का मतलब, किसी भी एसेट का प्राइस निकालना हो, इवन छोड़ो, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालते टाइम फॉर्म की वैल्यू, फॉर्म से आने वाली कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू करते थे। ऐसे ही फेयर वैल्यू ऑफ कंपनी पूछा है, किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, उसका फेयर वैल्यू निकालना है। अब फेयर वैल्यू निकालना है तो उस कंपनी का होने वाला जो भी कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे। डिटेल में ये सीए फाइनल में है वैल्यूएशन, चाहे सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो, वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट हो, ये बहुत डिटेल में सीए फाइनल में है। यहाँ पे तो जितना मैंने नॉलेज आपको दिया है उससे मजे से बन जाएगा। चलो, दो कंपनी है, एक वियोम और दूसरा और यासस। ठीक, इसको वी लिमिटेड कर देता हूं शॉर्टकट में, इसको ए लिमिटेड, बोलने में आसान हो जाएगा। ठीक, ये एक स्टार्टअप है, इनकॉर्पोरेट हुआ था 2 इयर्स अगो। ये एक स्टार्टअप है, इसको क्या कर रहे हैं, ये टेक ओवर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ठीक, जब हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो हमें पता होनी चाहिए इसका फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू पे एक्वायर करेंगे तो इसका वैल्यूएशन कर रहा है। ठीक
देखो चलो, टू डिटरमाइन द बाई आउट कंसिडरेशन, कितने में खरीदे, वियम लिमिटेड अप्रोचेज यू एज अ फाइनेंस कंट्रोलर टू एस्टिमेट फेयर वैल्यू। वियम लिमिटेड हमारे पास आया कि देखो मैं इसको खरीदने वाला हूं, ए लिमिटेड को, कितने में खरीदना चाहिए, आप फेयर वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, बेस्ड ऑन क्या है, फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट, फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट को ध्यान में रखें। ठीक, डिटेल जरा ये दिया है, एक्सपेक्टेड सेल इन अ कमिंग ईयर इज 25 लाख विथ अ पीबी रेशियो ऑफ, इसका आने वाले साल में 25 लाख सेल है, 25 लाख सेल है, एंड पीबी रेशियो कितना है 40%। इससे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 25 0.4 करोगे तो 10 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक, सेल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले 2 साल 20% सेल इंक्रीज हो जाएगा करेक्ट, जिस परसेंटेज से सेल इंक्रीज हो रहा है कंट्रीब्यूशन भी उसी परसेंट से इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही परसेंट से इंक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन भी सेम परसेंट से इंक्रीज होता है। देन 40% फॉर नेक्स्ट ईयर, उसके अगले साल 40% से सेल इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद 25% इन 6th ईयर, देखो 5 साल हो गए कि नहीं, पहले साल का दे रखा है, 4 साल का दे दिया, और 25% इन 6th ईयर। ठीक है, एंड देन देयर आफ्टर कैश फ्लो विल स्टीडली ग्रो एट अ 10%, इसके बाद 10% से परपेचुअल पीरियड तक आपको पता है जब भी हम वैल्यूएशन निकालते हैं, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो, पता है शेयर के केस में आप अलग अलग ग्रोथ रेट में आपने देखा होगा, जब तक का ग्रोथ रेट अलग अलग आ रहा था तब तक तो हम टेबुलर फॉर्म से उतने साल का कर लेते हैं, और जहां से स्टीडी आता है वहां से हम फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं। ठीक, चलो, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 12 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, 10 लाख देयर आफ्टर, पहले 2 साल का, यानी कि ये साल 12 लाख, सेकेंड ईयर भी 12 लाख, उसके बाद 10 लाख फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखो, लॉस इन एनी ईयर कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, अगर किसी साल में लॉस होता है तो सेम ही ईयर में सेटअप नहीं होगा, सेम ईयर में सेटअप होता है तो टैक्स सेविंग आती है, सेम ईयर में नहीं होता तो उस समय टैक्स पेबल टैक्स सेविंग 0 लेते हैं, नेक्स्ट ईयर में जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो लॉस को सेटअप करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक, याद रखोगे। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है इसका 25%, और इस कंपनी पे टैक्स लगता है 20%, ये रहा 20%। वियम लिमिटेड डिजायर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये जो डिजायर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये डिस्काउंट रेट है 15%, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अदर्स लिमिटेड इज, ये हमें तो ये वियम के लिए देखना है ना, वियम के लिए देखना है कि फेयर वैल्यू ए लिमिटेड का कितना है, तो वियम लिमिटेड जब वैल्यूएशन करेगा तो अपना डिस्काउंट रेट यूज करेगा, तो हमारे लिए ये 15% रिलेवेंट है ठीक, इतना कहानी समझने के बाद अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, आ जाओ फटाफट से। ये रहा कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट ईयर में देखो 20% से इंक्रीज हुआ है, 10 में 20% इंक्रीज करोगे 12, फिर 20% इंक्रीज करोगे 14.4, फिर 40% से इंक्रीज हो रहा था इसमें 40% इंक्रीज करो 20.16, फिर 40% इंक्रीज करो 28.22, इस साल में छठे साल में 25% से इंक्रीज हो रहा था, इसमें 25% इंक्रीज करो, ये रहा आया। फिक्स कॉस्ट पहले 2 साल का 12 देन 10 तो ये आ गया पीबीटी। ठीक, पीबीटी में से टैक्स घटाते हैं, बताओ ये तो लॉस है, इस साल 0 आएगा, इस साल ये सेटअप नहीं हो रहा तो ये टैक्स कितना आएगा 0। ठीक, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधा टैक्स वाले कॉलम लिखोगे चलेगा। ठीक, टैक्स आया 0 तो पैट कितना आएगा पैट आ गया -2। ठीक, चलो, डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो ये है यही कैश फ्लो भी है। सेकेंड ईयर में सेम ऐसा ही करोगे, अब सेकेंड ईयर में ये 0 है तो ऑब्वियसली टैक्स वैक्स कुछ आएगा नहीं, 0 ही आएगा। थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट है,
थर्ड ईयर में ये पॉजिटिव आया है प्रॉफिट, पता है हमें फर्स्ट ईयर का 2 लाख का लॉस सेटअप कर सकते हैं, तो सेटअप किया 4.4 में से 2 सेटअप हो गया तो आया 2.4, इसी पे टैक्स लगेगा टैक्स लगाओ 0.25 तो ये आया 0.6, पीबीटी में से टैक्स घटा दिया, ये रहा पीबीटी, ये रहा पीबीटी में से टैक्स घटा दिया तो ये आया पैट। ठीक, इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे, हमने टैक्स कौन से रेट से लिया है, 25%। आपने नोटिस किया क्या, ये टैक्स रेट किसका है ये टैक्स रेट वी लिमिटेड का है, ए लिमिटेड का नहीं है। पर सर हम तो ए लिमिटेड का कैश फ्लो निकाल रहे हैं हाँ जी, जब ए लिमिटेड को आज मैं एक्वायर कर लूंगा तो ये जो टैक्स रेट इस पे लग रहा है ना, स्टार्टअप कंपनी है, कम रेट से टैक्स लग रहा है, 20% से लग रहा है, जब मैं एक्वायर कर लूंगा तो वो कंपनी मेरी हो जाएगी, तब उस पर किस रेट से टैक्स लगेगा, तो उस पर टैक्स लगेगा जो मेरे रेट से लग रहा है, यानी कि मुझ पे जो टैक्स रेट लग रहा है 25%, इसीलिए टैक्स रेट 25% ले रखा है। आफ्टर एक्विजिशन आप नोट भी दे सकते हैं, होता क्या है कि लो टैक्स का बेनिफिट स्टार्टअप को है ना, तो अगर वो बिक जाता है तो ये बेनिफिट नहीं मिलता उसको, ठीक, तो इसलिए उस पर टैक्स ये नए वाले कंपनी के रेट से लगेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये नोट में आपको लिखना है, ठीक चलो ऐसे ही कैश फ्लो निकाल लोगे, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू आया ये, तो ये तो 6 ही साल तक का है, करेक्ट। उसके बाद 10% से इंक्रीज हो रहा है ना, तो देखना जरा ध्यान से, ये रहा कैश फ्लो छठे साल का, 10% से इंक्रीज कर दिया। हम शेयर में आपने पढ़ा था D1 डिवाइड बाई के माइनस जी, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो है वो डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट के मतलब डिस्काउंट रेट माइनस जी ग्रोथ रेट देखो ये है डिस्काउंट रेट माइनस जी, तो ये तो आया, लेकिन ये 6 साल बाद खड़ा है, छठे साल पे 6th ईयर पे खड़ा है, ये हमें तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, ये रहा 6 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिससे इनटू करके ये आया, ठीक। अब इसको और इसको जोड़ोगे, कहा गया 20.28, तो ये आया वैल्यू। एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर अगर आपने निकाला हो, सेम वही कंसेप्ट हो रहा है, बस वहां पे एक शेयर का वैल्यू निकालते थे, तो शेयर से आने वाली कैश फ्लो डिविडेंड था, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में यहाँ पे पूरी कंपनी की वैल्यू निकाल रहा है, तो कंपनी का कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कर दिया। शेयर जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालते थे उसमें भी डिफरेंट ग्रोथ रेट होता था, एक सर्टेन टाइम बाद सेमी ग्रोथ रेट रहता था, इसी कंसेप्ट से निकालते थे, तौर तरीका में कुछ भी चेंज नहीं है। ये प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, आसान है, एंड समराइज बैलेंस शीट। करेंट रेशियो दिया है, जब भी करेंट रेशियो दे आपको पता होनी चाहिए कि क्या वर्किंग कैपिटल दिया है, हाँ जी वर्किंग कैपिटल दिया है, इसके हेल्प से करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी निकल जाता है। कैसे, करेंट रेशियो करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी होता है, इससे करेंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करेंट लायबिलिटी, ये एक इक्वेशन। वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी जो कि है 1,20,000, इसमें डाल दोगे करेंट एसेट की वैल्यू 2.5 करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000, तो क्या करेंट लायबिलिटी नहीं आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 1.5 जो क्या आया 80,000, जब ये आ गया तो करेंट एसेट भी आ जाएगा करेंट एसेट कितना आएगा बताओ, 2.5 करेंट लायबिलिटी है ना, इसमें इंटू कर दो 2.5, 2 लाख। उसके बाद जब भी क्विक एसेट दे, क्विक रेशियो दे, याद रखना आपको यहां से स्टॉक आ जाता है, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। बैंक ओडी दिया है, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, पता है क्विक रेशियो का हमने दो फॉर्मूला पढ़ा, क्विक एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी और क्विक एसेट लिक्विड एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी या लिक्विड लायबिलिटी। इसमें से सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट इसको यूज करता है, लेकिन ये भी होता है। लिक्विड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सर करेंट लायबिलिटी में से दो चीज घटाते हैं, एक बैंक ओडी और दूसरा कैश क्रेडिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बैंक ओडी ना दिया होता तो समझ में आता है, बैंक ओडी दिया है तो आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा,
करेंट लायबिलिटी पे कोई बच्चा निकाले 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा लिक्विड लायबिलिटी पे निकाले बैंक ओडी घटा के 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दोनों ही एजम्पशन चलता है। सबसे ज्यादा कौन इंस्टीट्यूट यूज करता है? तो सबसे ज्यादा यूज करता है करेंट लायबिलिटी को। इस केस में मैंने देखा कि ये वाला इक्वेशन लगवाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, यानी कि क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। ठीक, क्या ऐसा संभव है कि कभी सर ये लगाए? MTP 2 में सेम वेराइटी का क्वेश्चन है, रेशियो का लगभग सेम डेटा के साथ, थोड़ा एडिशनल डेटा है, उसमें ये लगा रखा है। अब क्या करोगे? आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इससे स्टॉक आ जाएगा। कैसे? क्विक एसेट इज इक्वल टू, मान लो कि मैं लिक्विड लायबिलिटी लेता हूं, करेंट एसेट लेस स्टॉक डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी लेस बैंक ओडी। कैश क्रेडिट तो है नहीं, आपको पता है ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, स्टॉक नहीं निकाल लोगे। स्टॉक जो निकलेगा ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है। पता है आपको, जब क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये रहा सेल और ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से जीपी घटा दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री है 10% मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है 10% मोर है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 110 इंटू 100 करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक भी आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है तो परचेज आ जाएगा। परचेज, सेल, ओपनिंग, क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब दे रखा है, तो ये आ गया। नेट प्रॉफिट 10% ऑफ प्रोप्राइटरी फंड। अब पीएल के लिए एक ही आइटम जरूरी है, नेट प्रॉफिट, क्योंकि जीपी और नेट प्रॉफिट पता हो तो बचा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सेलिंग ओवरहेड। ठीक, बताओ। एक है प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो का ये रहा 0.6। देखना, प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.6, जो कि है फिक्स एसेट डिवाइड बाई प्रोप्राइटर फंड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? फिक्स एसेट डिवाइड बाई प्रोप्राइटर फंड होता है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मुझे पता है, तो इससे फिक्स एसेट आ जाएगा। फिक्स एसेट आ गया तो करेंट एसेट, फिक्स एसेट, करेंट लायबिलिटी सब पता है, आराम से बन जाएगा। प्रोप्राइटरी फंड भी आ जाएगा इस इक्वेशन से। प्रोप्राइटरी फंड आ गया तो शेयर कैपिटल पता है, तो बचा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस। कहने का मतलब दैट्स इजी, ये इक्वेशन बस आपको लगाना है। आप बोलोगे सर प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये कैसे आया? ये है बैलेंस शीट। फिक्स एसेट, करेंट लायबिलिटी, मान लो ये प्रोप्राइटरी फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस सब चीज। ठीक, बताओ, ये लिखना हो प्रोप्राइटरी फंड प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, और प्रोप्राइटरी फंड लिखना हो तो ये उधर जाएगा, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल, ऐसे आया। कैपिटल एम्प्लॉयड दो ही जगह तो लगा होता है, फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल में। ये कोई बताने की चीज है? कर सकते हैं आप। ठीक। देखो, इन्होंने भी पहले करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी निकाला, क्विक रेशियो को यूज करके स्टॉक निकाला, इन्वेंट्री। एक बार इन्वेंट्री आ गया तो ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा। सेल पता है, डेटर पता है, डेटर सेल पता है, और डेटर वेलोसिटी यानी कि डेटर कलेक्शन पीरियड पता है, तो इससे डेटर आ जाएगा आपका। जीपी पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इन्होंने दूसरा इक्वेशन यूज कर दिया है, मैंने जो समझाया वो यूज कर लेना, फिक्स एसेट आएगा, फिर उसमें रख दोगे प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा। चलो, और ये बिल्कुल बेसिक सा है। ये बैलेंसिंग फिगर हमें रखना पड़ेगा, मैंने बोला था ना, जीपी पता हो और नेट प्रॉफिट पता हो, बैलेंसिंग फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रख सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस दोनों होते हैं। चलो, नेक्स्ट। पारस टीएमटी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद अ फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, देन 5%। शुरू के 4 साल 10% से ग्रो होगा, फिर 5% से इनफाइनाइट पीरियड तक। ठीक।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये डिस्काउंट रेट है, के की वैल्यू है ये 15%। कंपनी पेड डिविडेंड ये D0 है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 होता है। पेड डिविडेंड वर्ड यूज करे, करेंट ईयर डिविडेंड वर्ड यूज करे, लास्ट ईयर डिविडेंड वर्ड यूज करे, जस्ट पेड डिविडेंड वर्ड यूज करे, सब D0 है। ठीक, इंट्रेंसिक वैल्यू निकालो, वेरी गुड। सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू D1 4 साल तक टेबल में बनाएंगे, ईयर 1 2 3 4। ठीक, डिविडेंड बताओ, ये D0 है, D1 निकालना हो, शुरू के 4 साल 10% से ग्रो हो रहा है, 4 में 10% जोड़ दो, 4 में 10% जोड़ दो, 4.4, फिर 10% जोड़ दो, 4.84, ऐसे ही 10% जोड़ जोड़ के करोगे। डिस्काउंट रेट कितना है, 15%, और प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये तो 4 साल का आया। ठीक, 4 साल के बाद जो है 5वें साल का डिविडेंड, ये कैसे निकलेगा, तो P4 इज इक्वल टू D5 डिवाइड बाई के माइनस जी। D5 कैसे निकलेगा सर, 4th ईयर का डिविडेंड है, उसको 5% से ग्रो करना है। चलो यहीं पे टिक करा देता हूँ, ये 4 साल का डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, 4th ईयर का डिविडेंड है सर, उसको 5% से ग्रो करेंगे तो D5 आएगा, के माइनस जी। ये तो आया सर P4, यानी कि 4 साल बाद क्या प्राइस होगा। आगे के सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू इसमें इंक्लूड है, लेकिन हमें तो ये यहाँ पे चाहिए। सारे डिविडेंड में 4 साल के डिविडेंड का मैं अलग से निकाल लिया, D1 से लेकर D4 तक प्रेजेंट वैल्यू, और इसके आगे के डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू है P4। इसको भी यहाँ करूंगा तो सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, जोड़ दूंगा। चलो ये 4 साल बाद खड़ा है तो ये रहा डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू किया, ये आ गया, ये प्लस ये करोगे ये आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक ये क्वेश्चन हमने करे हुए, क्लास में भी आपने बहुत बार करा हुआ, नहीं भी तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलो यहां पे एक बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। सर इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कर रहे हो, इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बिना पढ़े आ जाए तो मिस्टेक हो जाएगी। सॉल्यूशन में भी इंस्टीट्यूट ने छोटा सा एक एजम्पशन अलग ले लिया है, जो अपने रेगुलर आंसर में लेता है, इस वजह से भी बोल रहा हूं। एक कंपनी है जोमो लिमिटेड, जिसका करेंट टर्नओवर कितना है, जरा मैं इरेज करके डेटा यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो, सुन लोगे एक बार, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। करेंट बताओ, टर्नओवर कितना है, सेल 120 लाख, 75% क्रेडिट पे है। 75% क्रेडिट पे जरूरी है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि सर जो डेटर होता है वो क्रेडिट सेल पे ही होता है, तो हमारे लिए रिलेवेंट कौन सा है, ये क्रेडिट सेल। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 80%, वेरिएबल कॉस्ट 80% है। ठीक है, एंड क्रेडिट टर्म कितना है, अभी हम क्रेडिट टर्म कैसे देते हैं, तो ये है 210 नेट 30। इसका मतलब है 10 दिन में अगर पेमेंट किया तो 2% डिस्काउंट, नहीं तो यूजुअली आपके लिए पेमेंट के लिए टाइम कितना मिलता है, 30 डेज। On a current sale, bad debt is 1% and company spent 1,20,000 on administrative, मतलब bad debt 1% है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है डेटा मैनेजमेंट का 1,20,000। ठीक, इन एडिशन ध्यान से देखो, 60% ऑफ कस्टमर अवेल 2% डिस्काउंट, 60% ऑफ कस्टमर 2% डिस्काउंट लेते हैं, यानी कि 10 दिन के अंदर पेमेंट देते होंगे, एंड रिमेनिंग कस्टमर 60 डेज ऑन एन एवरेज पेमेंट करते हैं। इससे डिस्काउंट भी आ जाएगा। पेमेंट देखो, 60% के लिए 10 डेज हो गया, ये 2% डिस्काउंट लेते हैं। ठीक, अब बचा हुआ 40% कस्टमर 60 डेज में पेमेंट करते हैं, इनको डिस्काउंट नहीं मिलता। अब 2% डिस्काउंट निकालना हो तो टोटल सेल का 60% इंटू 2%। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो बताओ, 10 दिन में 60% लोग देते हैं, प्लस 60 डेज में 40% लोग देते हैं, कितना हो जाएगा, 30 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आएगा इससे, एंड डिस्काउंट भी आएगा, 2% है। ठीक, सिर्फ 60% सेल पे लगाना है। बुक डेप्ट आर फाइनेंस विद बैंक ओडी एंड ऑन फंड इन अ रेशियो ऑफ 1:1, 1:1 मतलब 50-50, 15% कॉस्ट। और ये
जो भी हमारा डेटर में पैसा फंसा होता है एवरेज डेटर में, तो हमें तो फाइनेंस चाहिए, तो हम क्या करते हैं 50% बोरो करते हैं फंड उसका, बाहर से लोन लेते हैं 15% से, और 50% ऑन फंड अपना पैसा लगाते हैं जिसका कॉस्ट है 14%। करेक्ट, यही बोल रहा है। फैक्टरिंग भी जब आप करते थे तो फैक्टरिंग में हम फाइनेंस लेते थे कि नहीं फैक्टर से, तो हम इंटरेस्ट पे करते थे। फैक्टर से नहीं लेंगे, नहीं फैक्टरिंग कराएंगे तो बाहर से फाइनेंस करते हैं, बैंक को डी वगैरह लेके इंटरेस्ट पे करते हैं। यहाँ केस में क्या है कि जो भी एवरेज डेटर में पैसा फंसा है 15% हम बाहर से 50% हम बाहर से बोरो कर लेते हैं, बचा हुआ 50% का फंड का कॉस्ट है 14%। करेक्ट। हाउएवर, ये तो करेंट सिचुएशन है, ठीक। जोहो लिमिटेड इज ऑल्सो कंसिडरिंग डायनामिक डिस्काउंटिंग फॉर इट्स कस्टमर। डायनामिक डिस्काउंटिंग हम लेके आने की सोच रहे हैं, जहां पे डिस्काउंट वेरिएट करेगा, ठीक, ऊपर नीचे करेंगे, किसी कस्टमर को ज्यादा भी दे सकते हैं, किसी को कम भी दे सकते हैं, फिक्स डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। विच माइट इंसेंटिवाइज मोर कस्टमर टू पे अर्लियर टू इंक्रीज डिस्काउंट रेट। अगर डायनामिक डिस्काउंटिंग लेके आते हैं ऑफर, तो बहुत सारे कस्टमर डिस्काउंट के चक्कर में जल्दी पे करेंगे, ठीक। उस केस में बैड डेप्ट रिड्यूस होकर 0.8 हो जाएगा, ठीक। लेकिन डिस्काउंट बढ़ के 2.5% हो जाएगा। अब आ जाते हैं डायनामिक डिस्काउंटिंग पे। अगर हम डायनामिक डिस्काउंटिंग लेते हैं तो कह रहा है बैड डेप्ट कम हो जाएगा 0.8%, लेकिन जो डिस्काउंट है वो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा 2.5%। अभी डिस्काउंट 2% देते थे, ठीक, अभी बैड डेप्ट 1% था, अब ज्यादा लोग पेमेंट करेंगे समय से तो बैड डेप्ट कम हो रहा है, ठीक है। ये अभी तक की कहानी है। हम अभी कैसे करते हैं हम अभी देते हैं 210 नेट 30 का क्रेडिट पीरियड, 120 लाख का सेल है, 90% क्रेडिट पे है यानी कि 90 लाख, 60% लोग क्रेडिट पीरियड अवेल करता है, 2% डिस्काउंट देना पड़ता है, 40% लोग 60 डे में देता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आया 30 डेज। करेक्ट। हम सोच रहे हैं कि डायनामिक डिस्काउंट इंप्लीमेंट करें, अगर वो करते हैं तो डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा देना का पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2.5%, लेकिन बैड डेप्ट कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8%। करेक्ट, अभी तक की कहानी यही है। चलो अब आते हैं फैक्टरिंग के ऊपर। अभी हम कैसे फाइनेंस करते हैं, तो अभी हम फाइनेंस करते हैं, आधा पैसा बैंक से ले लेते हैं 15% जितना जरूरत है एवरेज रिटर्न में फंसा है, और 50% पैसा ऑन फंड लगाते हैं जिसका कॉस्ट कितना है 14%, ठीक है। A factor firm has proposed to deal with the following terms. सेकेंड, अब ये डायनामिक डिस्काउंटिंग तो है ही, अब सोच रहे हैं फैक्टरिंग कर ले क्या। अगर हम फैक्टरिंग करते हैं तो क्या चेंजेज आता है, फैक्टर 12% रिजर्व ले लेगा, 25 डेज के अंदर अंदर कलेक्शन करके देगा, तो फैक्टर के केस में एवरेज कलेक्शन पीरियड 25 डेज हुआ। इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15%, फैक्टर हमें लोन भी प्रोवाइड कर देता है, एडवांस में पैसा दे देता है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15%, कमीशन है 4%। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फैक्टर का लिख दूं। एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 25 डेज, कमीशन है 4%, इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15% एंड रिजर्व डिडक्ट करेगा 12%। याद है आपको, जब हम फैक्टरिंग का क्वेश्चन करते हैं तो ये कमीशन तो एवरेज रिसीवेबल पे निकालते हैं, साथ ही में ये जो रिजर्व भी है ये एवरेज रिसीवेबल पे निकालते हैं। कमीशन को हम क्या मानते हैं कि सर अप फ्रंट जा रहा है, अप फ्रंट मतलब पहले ही कमीशन डिडक्ट कर लेगा जो पैसा देगा फैक्टर, ठीक। तो जब हम एडवांस निकालते थे तो क्या लिखते थे, एवरेज रिसीवेबल, याद करो जरा, लेस कमीशन लेस रिजर्व, ये आता था एडवांस, और इस एडवांस पे हम निकालते थे क्या, इंटरेस्ट, यही है ना लोन अमाउंट। इंटरेस्ट भी अगर अप फ्रंट हो तो इंटरेस्ट भी घटा देते थे, तो ये आ जाता था फंड रेज। याद आ रहा है कुछ, ये कमीशन का परसेंटेज इस पे अप्लाई करते थे, और रिजर्व कुछ भी ना दे कुछ भी ना बोले तो हम इसी पे अप्लाई करते थे, करेक्ट। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि एवरेज रिसीवेबल से कमीशन घटा लिया है,
कि एवरेज रिसीवेबल से इतना फैक्टर अपना कमीशन हटा लेगा, अपफ्रंट काट लेगा पैसा, बचे हुए में से जो पैसा आया उसका 12% डिडक्ट करके, यानी कि रिजर्व टोटल रिसीवेबल का नहीं, कमीशन घटा के बैलेंस वाले पे 12% डिडक्ट करके देगा। ठीक, लॉजिकल क्या है सर? पहले से लॉजिकल ये आंसर था जो अभी इंस्टीट्यूट ने किया है, पर पहले इंस्टीट्यूट रिजर्व का भी परसेंटेज एवरेज रिसीवेबल पे लगाता था। ठीक, अब आप देखो यही एक सॉल्यूशन में चेंज था जो मैंने आपको समझाया कि ट्रीटमेंट में पहले ऐसे किया था इंस्टीट्यूट, अब ऐसे किया है। आप एजम्पशन जरूर लिखना ये ट्रीटमेंट करना। तो रिजर्व 12% तो बोला, ये नहीं बताया कि टोटल एवरेज रिसीवेबल पे ये रिजर्व लगाना है कि कमीशन काटने के बाद, तो आप नोट जरूर देना। ठीक कि हमने रिजर्व एवरेज रिसीवेबल पे 12% निकाला है या फिर आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इन्होंने आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन निकाला है। ठीक, चलो, इन एडिशन कंपनी हैज आल्सो ऑप्शन टू एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड फॉर रिमेनिंग कस्टमर। सुनो, कंपनी ये भी सोच रही है कि क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दे क्या, कि जो लेट पेमेंट दे रहे हैं उनके लिए who do not avail discount to 75, अभी 60 डेज में उनको पेमेंट करते हैं, हम बोल देते हैं चलो 75 डेज में पेमेंट करना। ठीक, इससे सेल बढ़ जाएगा 10%। ठीक है, बट दिस विल रिजल्ट इनटू बैड डेप्ट इंक्रीज टू 1.5। अभी बैड डेप्ट करंट में 1% है ना, बैड डेप्ट बढ़ जाएगा। जब सेल बढ़ता है तो ऑब्वियसली बैड डेप्ट भी बढ़ते हैं क्योंकि रिसीवेबल भी बढ़ेगा। ठीक कॉस्ट ऑफ फंड एक्सपेक्टेड टू राइज 16% नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। जो प्लान टू इंट्रोड्यूस लेट पेमेंट पेनाल्टी, जो भी लोग लेट पेमेंट करेंगे उन पे हम पेनाल्टी लगाएंगे। कितना? फॉर कस्टमर हु टेक मोर देन 60 डेज 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आफ्टर 60 डेज, 5% पेनाल्टी लगाएंगे। एक बार 60 दिन से ज्यादा हो गया। ठीक, चलो पूछा क्या है, शुड जो हो ऑप्ट डायनामिक डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग। डायनामिक डिस्काउंटिंग यानी कि कि डिस्काउंट रेट उसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, प्लस बैड डेप्ट 0.8%। फैक्टरिंग, इसकी तो कहानी दे ही रखा है। एनालाइज, एक तो ये पूछा है इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट पीरियड ऑन अ कंपनी फाइनेंस। पहले तो ये निकालना है कि फैक्टरिंग बढ़िया है कि डायनामिक डिस्काउंटिंग, हम तो दोनों सोच रहे थे। दूसरे में ये बताना है कि अगर क्रेडिट पीरियड हम दें तब क्या चेंजेस आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक, चलो सबसे पहले अभी हम डायनामिक डिस्काउंटिंग पे आते हैं। ठीक, डायनामिक डिस्काउंटिंग करें तो बैड डेप्ट कितना हो जाए, डिस्काउंट रेट कितना हो जाएगा 2.5। 60% कस्टमर डिस्काउंट अवेल करते हैं, बताओ ये है क्रेडिट सेल इंटू 60 इंटू 2.5। आप बोलोगे सर 2% क्या था, 2% तो अभी देते हैं, अब डायनामिक डिस्काउंटिंग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। और डायनामिक डिस्काउंटिंग में बैड डेप्ट कितना है 0.8, याद है क्या? आपके तसल्ली के लिए ये देखो, डायनामिक डिस्काउंटिंग में रहा डिस्काउंट रेट, ये रहा बैड डेप्ट। बैड डेप्ट ये रहा क्रेडिट सेल 0.8 किया तो ये बैड डेप्ट। एक तो ये डिस्काउंट जो है कैश डिस्काउंट, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, रिसीवेबल में जो पैसा फंसा है बताओ, 50% बोरोइंग करते हैं 15% के रेट से, और 50% क्या करते हैं ऑन फंड 14% के रेट से। चलो, हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड में निकलवा दिया था 30 डेज। ठीक, अब एवरेज रिसीवेबल निकालोगे तो 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 30, बोला है क्या कितना दिन लेना है साल में? चलो ये रहा, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। ठीक है तो यह रहा एवरेज रिसीवेबल। इसको कैसे फाइनेंस करना है, तो सर 50% यानी कि हाफ 15% के रेट से और हाफ 14% के रेट से टोटल कॉस्ट निकालना हो तो कैश डिस्काउंट भी निकल चुका है, बैड डेट भी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिसीवेबल भी आ गया। ये रहा, ये तो पहला ऑप्शन था। दूसरा, अगर फैक्टरिंग करने गए तो फैक्टर कमीशन चार्ज करेगा। चलो, फैक्टर कमीशन चार्ज करेगा, हाँ जी, कितना
90 लाख है इंटू 4%। आप बोलोगे सर एवरेज रिसीवेबल पे क्यों नहीं निकाल रहे कि पूरा क्रेडिट सेल पे ले रहे हैं। देखो हम एवरेज रिसीवेबल पे निकालते हैं, फिर कॉस्ट को एनुअल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, फिर कंपेयर करते हैं। उससे बढ़िया है टोटल सेल पे निकालोगे तो सीधा एनुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी अब एवरेज रिसीवेबल पे निकालते तो लिख दो 90 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 360 इंटू 4%। और जो भी आता ये तो 25 दिन का आता, फिर एनुअलाइज में अगर कन्वर्ट करते तो क्या लिखते, जो भी आया फॉर एग्जांपल उसको डिवाइड बाय 25 इंटू 360। तो उससे बढ़िया है सीधा एनुअल में ही कन्वर्ट कर दिया है। आप एवरेज में निकाल के बाद में एनुअल में कन्वर्ट करोगे सेम ही आंसर आना है। चलो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब बताओ मैंने आपको बोला था ना कमीशन पहले बताना कितना जाएगा। सर 90 लाख है 4%, कमीशन भी सीधा एनुअल आ गया, पूरे रिसीवेबल पे ले लिया हमने 3,60,000, ठीक। अब बताओ 90 लाख रिसीवेबल है, कमीशन 360 चला जाएगा तो कितना आएगा 8640। इसमें से भी रिजर्व काट लेगा, रिजर्व इस पे निकालना यही समझा रहा था, पहले रिजर्व इस पे निकालता था इंस्टीट्यूट। कमीशन घटाने का लॉजिक क्या है, कमीशन सर ऑफ फ्रंट माना है, ठीक, एजम्पशन लिखना पड़ता है। ये रहा, तो ये तो आ गया इनटू आप करोगे 25 बाई, अब देखो सीधा इंटरेस्ट निकाल दिया है। यहाँ पे फैक्टर हमें कितना परसेंट पे लोन देगा, फैक्टरिंग देखना 15%, ठीक, 15% पे लोन देगा। बताओ इनटू ये करा तो एवरेज रिसीवेबल आएगा, ठीक, और इनटू 15%, 50% पर एनम है तो टोटल ये इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट 25 दिन का निकालते तो हमें एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ता, सीधा 15% से अप्लाई किया तो ये एनुअल में ही आया। सर ये 25 बाई 360 क्यों किया, एवरेज रिसीवेबल के लिए, ये तो टोटल है ना, तो टोटल है एवरेज रिसीवेबल के लिए 76,03,200 डिवाइड बाई 360 इंटू 25। आप शुरू से ही एवरेज करके कर सकते थे, फिर अंत में इसको भी एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ता तो एनुअल में ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। एनुअल में निकाल लो या फिर 25 डेज का एवरेज रिसीवेबल पे निकालो, अंत में सबको एनुअल में कन्वर्ट करो, ठीक। उसके बाद यहां बताओ जो हमारा डेटर है, फैक्टर है, वो तो सारा फाइनेंस कर नहीं रहा है जितना रिसीवेबल में पैसा फंसा है, तो जो नहीं फाइनेंस कर रहा है वो तो मुझे अपना पैसा से फंड करना पड़ेगा अनफंड से, तो वही निकाल रखा है। देखो जितना पोर्शन नहीं फाइनेंस किया उस पोर्शन को हमने क्या किया है 14% के रेट से फाइनेंस किया है। रिसीवेबल नॉट फैक्टर शैल बी फाइनेंस फ्रॉम ऑन फंड, ठीक। ऑन फंड निकाला कैसे, ये देखो सर इसमें से रिजर्व काट लेगा इंटू 12%, तो ये तो आया अब प्लस 360 जो कमीशन का है, सारा खर्चे जोड़ दोगे, कमीशन इंटरेस्ट एंड अपने जो हमें फाइनेंस करना पड़ेगा अपना पैसा डाल के, वो ये आया, ठीक। तीसरे में अब दूसरा सेकेंड पॉइंट में पूछा था ना कि अगर हम ये अप्लाई करते हैं एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड तब क्या होगा, तो देखो जरा एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड अगर अप्लाई करते हो सेल 10% से बढ़ जाएगा, ठीक, तो नया सेल ये हो गया 10% से बढ़ के, उसका 75 क्रेडिट सेल ये रहा, सीधा ही क्रेडिट सेल को 10% से बढ़ा सकते थे, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं। बैड डेप्ट 1.5% होगा तो ये रहा बैड डेप्ट 1.5%, ठीक। लेट पेमेंट देखना जरा, अगर कस्टमर डिले पेमेंट करते हैं जो कि 40% वाले 60% तो 10 डेज के अंदर पेमेंट करके डिस्काउंट लेते हैं, तो इसका 40% लोगों को 5% पेनल्टी देना पड़ेगा। ये पेनल्टी ये हमारे लिए इनकम की तरह है, ठीक। कॉस्ट जब जोड़ते हैं तो पेनल्टी को घटाना पड़ेगा कॉस्ट में से, ये हमारे लिए इनकम की तरह हम पेनल्टी चार्ज करते हैं, ठीक। कैश डिस्काउंट बताओ, अगर एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड देते हैं तो डायनामिक डिस्काउंट का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे, तो इस वजह से 2% कैश डिस्काउंट लिया है।
ठीक, तो ये रहा दिस इंटू 2%। ये नहीं बोला कि डायनामिक डिस्काउंटिंग के साथ एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड यूज करेंगे क्या। बैड डेप्ट 1.5 हो गया, तो ये रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। सारे खर्चे को अगर आप टोटल करोगे, यहाँ पे जो भी हमने निकाला है तो कुछ ऐसा बनेगा। ये और ये तो निकाल ही रखा है, ये रहा। ठीक, कैश डिस्काउंट। बैड डेप्ट में से पेनल्टी घटा दिया है। आप बैड डेप्ट अलग लिख लेना, आप पेनल्टी निगेटिव में लिख लेना। बैड डेप्ट कॉस्ट है, पेनल्टी इनफ्लो है, इनकम है, तो ये आएगा। ठीक, अब एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड का ये आ गया। तो देखो, डायनामिक डिस्काउंटिंग में इतना कॉस्ट था, फैक्टरिंग में इतना कॉस्ट था, और एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड का ये है। एक्सटेंडेड पीरियड क्रेडिट पीरियड में हम क्या एज्यूम करते हैं, नो डायनामिक डिस्काउंटिंग। ये थर्ड ऑप्शन है कहने का मतलब। एक था कि डायनामिक डिस्काउंटिंग दे थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा दे। दूसरा था फैक्टर कर ले। थर्ड क्या था, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड थोड़ा ज्यादा दे दे। अगर क्रेडिट पीरियड थोड़ा ज्यादा देते हैं तो उस वजह से सेल में चेंजेस आएगा, 10% से बढ़ेगा। बैड डेप्ट में चेंजेस आएगा, साथ ही में पेनल्टी एज ए इनकम मिलेगी। ये रहा कॉस्ट। सबसे बढ़िया लो कॉस्ट किस में है, इसी में, तो यही हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक, चलो ये भी ध्यान रखोगे। सेकंड ऑप्शन में फैक्टर में जो फैक्टर फाइनेंस नहीं करेगा, जो रिसीवेबल को फैक्टर फाइनेंस नहीं करेगा, वो ऑन फंड से फाइनेंस होंगे और उसका रेट है 14%। ठीक, चलो बताओ समझ में आया क्या, फटाफट से बोलो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो यही था RTP 1। नाउ तो नेक्स्ट लेक्चर में RTP 2 करते हैं। ठीक, प्रोप्राइटरी फंड वाला जो पूछा था वो उस कंसेप्ट से ब्रेक हो जाएगा, ये मैंने समझाया। दूसरा कि आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आए, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे ये करंट पॉलिसी से अब दो चीजें हम देख रहे थे, डायनामिक डिस्काउंटिंग अलग लिख लिया, फैक्टरिंग अलग लिख लिया। फैक्टरिंग में क्या चेंज था सर, पहले रिजर्व टोटल पे निकालता था, अब रिजर्व कमीशन घटा के इस पे निकाला। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ बताया ही नहीं था रिजर्व किस पे अप्लाई करना है। ठीक, क्लियरली बोलता कि रिजर्व रिसीवेबल पे हम काटेंगे, रिसीवेबल पे डिडक्ट करेगा, टोटल रिसीवेबल पे, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लियरली ये बोलता कि रिजर्व नेट पे डिडक्ट करेंगे तब भी दिक्कत नहीं होता, सिर्फ रिजर्व 12% बता दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, हमें इसका नोट देना पड़ेगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, कोई डाउट है किसी कंसेप्ट में कमेंट करना। अभी तो बस डिस्कशन था, अगर डिटेल में किसी कंसेप्ट में दिक्कत है डिस्कस करेंगे। ठीक।